पेश है सादत हसन मंटो का अफसाना उसका पति। लोग कहते थे कि नत्थू का सिर इसलिए गंजा हुआ है कि वह हर वक्त सोचता रहता है। इस बयान में काफ़ी सच्चाई है, क्योंकि सोचते वक्त नत्थू सुर खुजलाया। लोग कहते हैं कि नत्थू का सिर इसलिए गंजा हुआ है कि वह हर वक्त सोचता रहता है। इस बयान में काफ़ी सच्चाई है, क्योंकि सोचते वक्त नत्थू सर खुजलाया करता है। चूँकि उसके बाल बहुत खुरदुरे और खुश्क हैं और तेल न मिलने के कारण बहुत ख़राब हो गए हैं, इसलिए बार बार खुजलाने से उसके सिर का बीच का हिस्सा बालों से बिल्कुल अलग हो गया है। अगर उसका सर हर रोज़ धोया जाता तो यह हिस्सा ज़रूर चमकता, मगर बैल की ज़्यादती के बाइस उसकी हालत बिल्कुल उसी तवे की सी हो गई है जिस पर हर रोज़ रोटियां पकाई जाएं, मगर उसे साफ़ न किया जाए। नत्थू भट्टे पर ईंटें बनाने का काम करता था। यही वजह है कि वह अक्सर अपने ख़यालात को कच्ची ईंटें समझता था और किसी पर फ़ौरन ही जाहिर नहीं करना चाहता था। उसका यह असूल था कि ख़याल को अच्छी तरह पकाकर बाहर निकालना चाहिए, ताकि जिस इमारत में भी वह इस्तेमाल हो उसका एक मजबूत हिस्सा बन जाए। गांव वाले उसके ख़यालात की कदर करते थे और मुश्किल बात में उससे मशविरा लिया करते थे, लेकिन इस कदर हौसला अफजाई से नत्थू अपने आप को अहम नहीं समझने लगा था। जिस तरह गांव में शंभू का काम हर वक्त लड़ते झगड़ते रहना था, उसी तरह उसका काम हर वक्त दूसरों को मशविरा देना रहता था। वह समझता था कि हर शख्स सिर्फ एक काम के लिए पैदा होता है। चुनांचे शंभू के बारे में चौपाल पर जब कभी जिक्र छिड़ता तो वह हमेशा यही कहा करता था, खाद कितनी भी बदबूदार चीज़ों से बनती है, पर खेती बाड़ी उसके बिना हो नहीं सकती। शंभू के हर सांस से गायों की बास आती है, ठीक है, पर गांव की चहल पहल और रौनक भी उसी के दम से कायम है। अगर वो ना हो तो लोगों को कैसे मालूम हो कि गालियाँ क्या होती हैं? अच्छे बोल जानने के साथ साथ बुरे बोल भी मालूम होने चाहिए। नत्थू भट्टे से वापस आ रहा था और पहले की तरह ही सर खुजलाता गांव के किसी मसले पर सोच विचार कर रहा था। लालटेन के खंभे के पास पहुंचकर उसने अपना हाथ सर से अलग किया, जिसकी उंगलियों में वह बालों का एक मैल भरा गुच्छा मरोड़ रहा था। वह अपने झोपड़े के ताज़ा लिपे हुए चबूतरे की तरफ बढ़ने ही वाला था कि सामने से उसे किसी ने आवाज़ दी। नत्थू पलटा और उसने अपने सामने वाले झोपड़े की तरफ देखा, जहाँ माधव उसे हाथ के इशारे से बुला रहा था। झोपड़े के छज्जे के नीचे चबूतरे पर माधव, उसका लंगड़ा भाई और चौधरी बैठे थे। उनके बैठने के ढंग से ऐसा मालूम होता था कि वह कोई निहायत ही अहम बात सोच रहे हैं। सबके चेहरे कच्ची ईंटों के मानिंद पीले थे। माधव तो बहुत दिनों का बीमार दिखाई देता था। एक कोने में ताकचे के नीचे रूपा की माँ बैठी हुई थी। गलीज कपड़ों में वह मैले कपड़ों की एक गठरी दिखाई दे रही थी। नत्थू ने दूर से ही मामले की नजाकत महसूस की और कदम तेज करके उनके पास पहुंच गया। माधव ने इशारे से उसे अपने पास बैठने को कहा। नत्थू बैठ गया और उसका एक हाथ गैर इरादी तौर पर अपने बालों के उस गुच्छे की तरफ बढ़ गया जिसकी जड़ें काफ़ी हिल चुकी थीं। अब वह उन लोगों की बातें सुनने के लिए बिल्कुल तैयार था। माधव उसको अपने बैठाकर बैठाकर खामोश हो गया, मगर उसके कपकपाते हुए होंठ साफ जाहिर कर रहे थे कि वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन फ़ौरन नहीं कह सकता। माधव का लंगड़ा भाई भी खामोश था, बार बार अपनी कटी हुई टांग के आखिरी टुंड मुंड हिस्से पर जो गोश्त का एक बदशक्ल लोथड़ा सा बना हुआ था, हाथ फेर रहा था। रूपा की माँ ताकचे में रखी हुई मूर्ति की मानिंद गूंगी बनी हुई थी और चौधरी अपनी मूँछों को ताव देना भूलकर ज़मीन पर लकीरें बना रहा था। नत्थू ने खुद ही बात शुरू की। तो माधव बोला, नत्थू, बात यह है कि
अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि क्या बात है। मैं कुछ कहने के काबिल ना रहा। चौधरी, तुम ही जी खड़ा करके सारा किस्सा सुना दो। नत्थू ने गर्दन उठाकर चौधरी की तरफ देखा, मगर वह कुछ न बोला और ज़मीन पर लकीरें बनाता रहा। दोपहर की उदास फिजा बिल्कुल खामोश थी। अलबत्ता कभी कभी चीलों की चीखें सुनाई देती थी और झोपड़े की दाहिनी हाथ घूरे पर जो मुर्गा कूड़े को कुरेद रहा था, कभी कभी किसी मुर्गी को देखकर बोल उठता था। चंद लम्हात तक झोपड़े के छज्जे के नीचे सब खामोश रहे। नत्थू मामले की नजाकत अच्छी तरह समझ गया। रूपा की माँ ने रोनी आवाज़ में कहा, मेरे फूटे भाग, उसका तो जो कुछ उजड़ना था उजड़ी, मुझ अभागन की सारी दुनिया बर्बाद हो गई। क्या अब कुछ नहीं हो सकता? माधव ने कंधे हिला दिए और नत्थू से मुखातिब होकर कहा, क्या हो सकता है भाई? मैं ये कलंक का टिक्का अपने माथे पर नहीं लगाना चाहता। मैंने जब अपने लालू की बात रूपा से पक्की की थी तो मुझे यह किस्सा मालूम नहीं था। अब तुम लोग खुद ही विचार करो कि सब कुछ जानते हुए मैं अपने बेटे का ब्याह रूपा से कैसे कर सकता हूँ। यह सुनकर नत्थू की गर्दन उठी। वह शायद यह पूछना चाहता था कि लालू का ब्याह क्यों नहीं हो सकता। क्या रूपा लालू के काबिल नहीं रही? वह रूपा और लालू को अच्छी तरह जानता था और सच पूछो तो गांव में हर शख्स एक दूसरे को अच्छी तरह जानता है। वह कौन सी बात थी जो इसे इन दोनों के बारे में मालूम नहीं थी। रूपा उसकी आंखों के सामने फूली फड़ी पड़ी और जवान हुई। अभी कल ही की बात है कि उसने उसके गाल पर एक जोर का थप्पा भी मारा था और उसको इतनी मजाल न हुई कि चू भी करे। हालांकि गांव के सब छोकरियां छोकरे गुस्ताख थे और बड़ों का बिल्कुल अदब न करते थे। रूपा तो बड़ी भोली भाली लड़की थी, बातें भी बहुत कम करती थी और उसके चेहरे पर भी कोई ऐसी निशानी न थी जिससे यह पता चलता कि वह कोई शरारत भी कर सकती है। फिर आज उसकी बाबत यह बातें क्यों हो रही थी? नत्थू को गांव के हर झोपड़े और उसके अंदर रहने वालों का हाल मालूम था। मिसाल के तौर पर उसे मालूम था कि चौधरी की गाय ने सवेरे सवेरे एक बछड़ा दिया है और माधव के लंगड़े भाई की बैसाखी टूट गई है। गामा हलवाई अपनी मूंछों को बाल चुन रहा था कि उसके हाथ से आईना टूट कर गिर गया और एक सेर दूध के पैसे नाई को बतौर कीमत देना पड़े। उसे यह भी मालूम था कि दो उपलों पर पोसराम और गंगू की चकपक होते रह गई थी और सालग्राम ने अपने बच्चों को पापड़ भूनकर खिलाए थे। हालांकि वैद्य जी ने मना किया था कि उनको मिर्ची वाली कोई भी चीज़ ना दी जाए। नत्थू हैरान था कि ऐसी कौन सी बात है जो उसे मालूम नहीं। यह तमाम ख्यालात उसके दिमाग में एकदम आए और वो माधव काका से अपनी हैरत दूर करने के खातिर कोई सवाल करने ही वाला था कि चौधरी ने ज़मीन पर तोते की शक्ल करते हुए कहा, कुछ समझ में नहीं आता, थोड़े ही दिनों में वो बच्चे की माँ बन जाएगी। तो यह बात थी। नत्थू के दिल पर एक घूसा सा लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि दोपहर की धूप में उड़ने वाले सारी चीलें उसके दिमाग में घुसकर चीखने लगी हैं। उसने अपने बाल ज़्यादा तेज़ी से मरोड़ने शुरू कर दिए। माधव काका नत्थू की तरफ झुका और बड़े दुख भरे लहजे से उससे कहने लगा, बेटा, तुम्हें यह बात तो मालूम है कि मैंने अपनी बेटी की बात रूपा से पक्की की थी। अब मैं तुमसे क्या कहूँ, जरा कान इधर लाओ। उसने हौले से नत्थू के कान में कुछ कहा और फिर उसी लहजे से कहने लगा, कितनी शर्म की बात है, मैं तो कहीं का न रहा। यह मेरा बुढ़ापा और ये जानलेवा दुख, और तो और लालू को बताओ कितना दुख होगा। तुम्हें इंसाफ करो कि लालू की शादी अब उससे हो सकती है। लालू की शादी तो एक तरफ रही, क्या ऐसी लड़की हमारे गांव में रह सकती है? क्या उसके लिए हमारे यहाँ कोई जगह है?
नत्थू ने सारे गांव पर एक सरसरी नज़र डाली और उसे ऐसी जगह न आई जहां रूपा अपने बाप समेत रह सकती थी। अलबत्ता उसका एक झोपड़ा था जिसमें चाहे वह किसी को भी रखता। पिछले बरस उसने कोढ़ी को उसमें पनाह दी थी। हालांकि सारा गांव उसे रोक रहा था और उसे डरा रहा था कि देखो, यह बीमारी बड़ी छूत वाली होती है, ऐसा ना हो कि तुम्हें चिमट जाए। लेकिन वह अपनी मर्जी का मालिक था। उसने वही कुछ किया जो उसके मन को अच्छा समझा। कोढ़ी उसके घर में पूरे 6 महीने तक रहकर मर गई, लेकिन उसे बीमारी बिल्कुल न लगी। अगर गांव में रूपा के लिए कोई जगह ना रहे तो क्या इसका मतलब था कि उसे मारी मारी फिरने दिया जाए? हरगिज़ नहीं। नत्थू इस बात का कायल नहीं था कि दुखी पर और दुख लाद दिए जाए, और झोपड़े में हर वक्त उसके लिए जगह थी। वह 6 महीने तक एक कोढ़ी की तीमारदारी कर सकता था, और रूपा कोढ़ी तो नहीं थी। कोढ़ी तो नहीं थी। यह सोचते हुए नत्थू का दिमाग एक गहरी बात सोचने लगा। रूपा कोढ़ी नहीं थी, इसलिए वह हमदर्दी की ज़्यादा मुस्तहिक भी नहीं थी। उसे क्या रोग है? कुछ भी नहीं। जैसा कि यह लोग कह रहे थे, वह थोड़े ही दिनों में बच्चे की माँ बनने वाली थी। पर यह भी कोई रोग है? और क्या माँ बनना कोई पाप है? हर लड़की औरत बनना चाहती है, और औरत माँ उसकी अपनी स्त्री माँ बनने के लिए तड़प रही थी, और वह खुद यह चाहता था कि वो जल्दी माँ बन जाए। इस लिहाज से भी रूपा का माँ बनना कोई ऐसा जुर्म नहीं था जिस पर उसे कोई सज़ा दी जाए या फिर उसे रहम का मुस्तहिक करार दिया जाए। वह एक के बजाय 2 बच्चे जने, इससे किसी का क्या बिगड़ता है? वह औरत ही तो थी, मंदिर में गड़ी हुई देवी तो थी नहीं। और फिर यह लोग ख्वामखा क्यों अपनी जान हलकान कर रहे थे? माधव काका के लड़के से उसकी शादी होती तो भी कभी न कभी बच्चा ज़रूर पैदा होता। अब कौन सी आफत आ गई है? यह बच्चा जो अब उसके पेट में था, कहीं से उड़कर तो नहीं आ गया? शादी ब्याह ज़रूर हुआ होगा। यह लोग बाहर बैठे आप ही फैसला कर रहे हैं, और जिसकी बाबत फैसला हो रहा है उससे कुछ पूछते ही नहीं। गोया वो बच्चा नहीं बल्कि कोई जिन्न हो। अजीब बात थी। और फिर उनको बच्चे की क्या फ़िक्र पड़ गई? बच्चे की फ़िक्र या तो माँ की होती है या उसका बाप। और मज़ा देखिए कि कोई बच्चे के बाप की बात ही नहीं करता था। यह सोचते हुए नत्थू के दिमाग में एक बात आई।